नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल सोना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हमने आधार बताया जिह्वा के आधार पर, किसके आधार पर, फिर सजातीय स्वर, विजातीय स्वर, आपको जाति विभाजन भी हमने उस कल की वीडियो में आपको बताया था। तो आज की वीडियो में बात करते हैं आपको कि परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका दोस्तों परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें कि परंपरागत अतिरिक्त वर्ण आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो कि अनुस्वार, चंद्रबिंदी, जिसे हम चंद्रबिंदु बोलते हैं, और एक होता आपका विसर्ग। ये 3 प्रकार के आपके परंपरागत अतिरिक्त वर्ण होते हैं। इन्हें हम आपके परंपरागत अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें हम क्या बोलते हैं? परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। अब बात करते हैं कि चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अनुस्वार, अनुनासिक, जिसे हम चंद्रबिंदु बोलते हैं, उसे हम अनुनासिक बोलते हैं चंद्रबिंदु को। तो सबसे पहले आप आपका लेते हैं चंद्रबिंदु, यानी कि अनुनासिक, जिसे हम बोलते हैं अनुनासिक। दूसरे नंबर पे आता है आपका अनुस्वार, जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, वो उसे बोलते हैं हम अनुस्वार। तीसरा आता है आपका विसर्ग। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अनुनासिक के बारे में। तो अनुनासिक क्या होता है? तो जिसमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है। ऐसे वर्ण जिनमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है, हवा निकलती है उच्चारण करने में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये आपके तद्भव होता है आपका हिंदी शब्द। तो तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? आपका तद्भव, यानी कि हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में हम ले आपके गांव, चांद। तो आपके गांव में ऊपर जो चंद्रबिंदु आ रहा है, यही क्या है? आपका अनुनासिक। हम लेते हैं दूसरा चांद। चांद में तीसरा लेते हैं हम दांत, फिर लेते हैं हम कांटा, फिर लेते हैं हम 5। तो ये जो चंद्रबिंदु ऊपर है, यही आपका क्या है? अनुनासिक। और ये आपके हिंदी शब्द हैं, गांव, चांद, दांत, जिन्हें हम तद्भव भी बोलते हैं। हिंदी भाषा के शब्द हैं, हिंदी शब्द। दूसरा आता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। और इसकी बात करें तो जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम। अनुनासिक में होता था नाक से कम और मुख से अधिक, और अनुस्वार में क्या होता है? इसमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जो नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकले, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। ये इसका यूज कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है संस्कृत शब्दों में, यानी कि तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्दों को हम संस्कृत शब्द भी बोलते हैं। तो इसका इन शब्दों का यूज हम तत्सम शब्दों में करते हैं। उदाहरण में आपको बताएं कि जैसे आता है आपका चंद्र, जैसे आपका चंद्र। दूसरा आता है आपका दंत, कंटक, पंच, गंगा, संयम, संस्कार। ये इसके उदाहरण हैं। और भी शब्द हो सकते हैं जो ऊपर शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाए, या जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जो जिन्हें हम संस्कृत भाषा के शब्द बोलते हैं। जैसे गांव को बोलते हैं ग्राम, ये भी एक संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन चंद्रबिंदु, हमें अनुस्वार चाहिए। तो यही हमारे क्या सब अनुस्वार वाले शब्द हैं, जो हमारे संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। तीसरा नंबर आपका आता है विसर्ग का। अब विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग वो होते हैं जिनका यूज हम संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद करते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद
प्रयोग होता है किसका, विसर्ग का। जैसे हम उदाहरण लें, प्रातः, दुख, अतः और प्रातःकाल। अन्य उदाहरण लिया, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं प्रातः, दूसरा हम लेते हैं दुख, और तीसरा लेते हैं हम अतः, अतः और प्रातः काल। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो स्वर के बाद आपका स्वर के बाद इसमें संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद हम इसका यूज करते हैं। तो स्वर के बाद आपका इसमें क्या आ रहा है, विसर्ग। इसमें बीच में आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है और इसमें बीच में आ रहा है। तो बीच वाला हम भी इसमें भी बताएंगे कि बीच में क्यों आ रहा है। तो एक लाइन आप लिखिए पहले, तब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और वो लाइन है आपकी क्या, एक नोट बना करके आप लिखिएगा कि पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग क्या नहीं है, स्वर नहीं है। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। जो अनुस्वार और विसर्ग है वो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी की लाइन के अनुसार क्या नहीं है, वो आपके स्वर नहीं है, इन्हें हम स्वर नहीं बोल सकते। और दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं कि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते। यानी कि व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, स्वर के बाद आते हैं। तो इनको हम आयोगवाह कहा गया है। क्या कहा गया है, आयोगवाह कहा गया है। आयोगवाह के साथ अगर हम इसके बोल सकते हैं कि और इसलिए इन्हें हम व्यंजन भी नहीं कह सकते, इसलिए इन्हें हम व्यंजन भी नहीं कह सकते, व्यंजन भी नहीं कह सकते। ना तो ये स्वर होंगे और ना ही ये व्यंजन होंगे। और क्यों नहीं होंगे वो आप यहां देखिए। जैसे वो करें अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है, तो आप पहले एक अनुस्वार वाला उदाहरण लीजिए। जैसे हमने अनुस्वार वाला लिया आपका ठंड, तो दोस्तों जिसमें अनुस्वार आए वो हमने एक शब्द लिया है ठंड। और दूसरा आता है आपका विसर्ग, तो विसर्ग में हमने लिया अतः और प्रातः, अतः और प्रातः। तो अतः का हम विच्छेद करेंगे, अतः का हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अतः का विच्छेद करने पर हमने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया कि धन त धन अंग। हमने अतः का विच्छेद किया जिसमें आपका स्वर और त आपका और अंग आपका। तो इसमें आप एक लाइन क्या बोली थी कि व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते। और व्यंजन हमेशा एक लाइन लिखिएगा। जैसे हमने लिखा, हमने क, ख, ग, ये उदाहरण लिया। तो आप एक लाइन याद कीजिएगा, हमेशा जो व्यंजन आता है वो स्वर से पहले आता है, स्वर से पहले व्यंजन लिखा जाता है, ना कि स्वर से पहले स्वर। स्वर से पहले हमेशा व्यंजन आएगा। तो इसमें मैंने लिखा स्वर, स्वर आपका क्या, इसमें आपका व्यंजन है और इससे पहले आपका क्या आया है तो ये क्या आपका एक व्यंजन। और उसमें लिख रहा है व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं अनुस्वार। व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, तो कहाँ आते हैं, स्वर के बाद। तो ये आपका क्या है, स्वर, और स्वर के बाद क्या है आपका अनुस्वार। और इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। तो ये इनको व्यंजन भी नहीं कहा जाता। तो स्वर से पहले व्यंजन आता है, मैंने बताया आपको स्वर से पहले व्यंजन आता है, और स्वर के बाद स्वर से व्यंजनों की तरह स्वर से पहले लिखे जाते अनुस्वार। तो ये आया आपके स्वर के बाद, ना कि पहले। तो अतः ये भी आपका क्या नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, ना ही ये स्वर होगा और ना ही व्यंजन होगा। तो क्या होगा आपका, मैंने बताया आपको क्या होगा, ये आयोगवाह। तो ये आपका क्या होगा, आयोगवाह।
वहा। जैसे मैंने लिखा है क ख ग ज, अगर हम इनका विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो क का करेंगे तो क धन अ, क धन अ किया, ख का किया ख धन अ, ग का किया ग धन अ, और जी का किया ज धन दीर्घ ई। तो इसमें आपने एक बात, आपको एक दिख रहा होगा कि व्यंजन का जो प्रयोग हो रहा है वो स्वर से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यंजन का प्रयोग हम स्वर से पहले कर रहे हैं, और ये लाइन मैंने आपको बता दी कि व्यंजन स्वर से पहले आता है, व्यंजन स्वर से पहले आता है। तो देखिए इसमें भी व्यंजन स्वर से पहले आ रहा है, ख में भी व्यंजन स्वर से पहले आ रहा है, और ग में भी स्वर से व्यंजन पहले आ रहा है, और ज में ज धन दीर्घ ई में भी स्वर से पहले क्या आ रहा है, आपका व्यंजन आ रहा है। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, हिंदी में कोई दो स्वर, हिंदी भाषा में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते। दो स्वर एक साथ हिंदी भाषा में कभी नहीं लिखे जा सकते अगर वो क्रिया शब्द ना हो, अगर वो क्रिया शब्द ना हो। क्रिया शब्द ना हो तो स्वरों को एक साथ नहीं लिखा जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं क को मैंने लिखा क धन अ, तो इसमें क्या आया, एक व्यंजन आया और एक स्वर आया, दो स्वर एक साथ नहीं आए। आपको और भी कोई उदाहरण ले लो, जैसे हमने ले लिया त में क्या आएगा, त धन अ, तो इसमें भी आपका क्या आया, एक स्वर आया और एक व्यंजन आया। तो हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं कि स्वरों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता अगर वह शब्द क्रिया ना हो। क्रिया जैसे आपकी होती है किसी कार्य का होना, क्रिया को क्रिया के जैसे किसे बोलते हैं, जैसे किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे हम क्रिया बोलते हैं। जैसे मैंने बोला आई, आई किसका रूप है, आना, आना का, आना क्या होता है, क्रिया होती है। तो आई ये भी आपका स्वर और ये भी स्वर। तो आपकी मैंने बोला कि क्रिया शब्द को छोड़ करके हिंदी भाषा में कोई भी दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जा सकते। ये आपकी क्रिया हुई तो इसमें आपके दो स्वर एक साथ आ गए। अब बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा आपका अतः, अतः का हम विच्छेद करेंगे, अतः का अधन त धन अंग, ठीक है, अधन अंग हमने लिखा। अब इसमें से हम, मैंने बताया कि कोई दो स्वर, तो मैंने जैसे त का मैंने यहां पे लिया, विच्छेद करेंगे त का तो क्या होगा, त धन अ, धन विसर्ग। अब इसमें से आपको दिख रहा होगा त आपका क्या है यहां पे, व्यंजन, क्या है आपका व्यंजन, और अ आपका क्या है यहां पे, स्वर, क्या है आपका स्वर। और मैंने आपको बताया था कि स्वर से पहले व्यंजन लिखा जाता है, या हम बोल सकते हैं व्यंजन स्वर से पहले आता है। और जो मैंने अनुस्वार और वो बताया था विसर्ग, वो क्या बताया था मैंने, किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है, और इनका प्रयोग किस तरह होता है, व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, व्यंजनों की तरह ये स्वर से पहले नहीं आते हैं। तो मैंने आपको बता दें क्या होगा, आयोग वहा। इसी प्रकार और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, घ को बना सकते हैं, घ धन अ धन विसर्ग, तो आपका ये व्यंजन हुआ और ये आपका स्वर हुआ। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं तद्भव। तद्भव आपको मैंने बताया कि हिंदी शब्द होता है जो चंद्र बिंदु को दर्शाता है, जिसे हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे हमने लिखा हंसना, क्या लिखा, हंसना, ये इसका उदाहरण हुआ। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु को किन शब्दों में प्रयोग करते हैं, तत्सम, यानी कि संस्कृत शब्दों में। जैसे मैं लिया कैंची, कैंची। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो आपको एक सरल बातों में इसको बताता हूं कि जैसे हमारी जो शिरोरेखा होती है, और शिरोरेखा पर आपके जो भी मात्रा होती है
शिरोरेखा रेखा के ऊपर जो मात्रा होगी उसी के बाद हम क्या लगाते हैं, इसका बिंदु लगाते हैं अनुस्वार। क्या लगाते हैं, अनुस्वार। जैसे आपके स्वर कौन कौन से होते हैं आपके, अ, आ, इ, ई, री, उ, उ, री, ए, ओ, औ। तो आपके इसमें मात्रा ऊपर नहीं है, शिरोरेखा रेखा के ऊपर इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपके कहाँ है, एक तो ए में, आपकी एक ए में, और ये आपकी ओ में, और एक आपकी ओ में। इनमें आपकी ये रेखाएं जो मात्राएं वो ऊपर जा रही है शिरोरेखा रेखा से, तो इसमें हम आपका अनुस्वार जो है वो लगा सकते हैं। यानी कि एक शिरोरेखा रेखा से ऊपर जो भी मात्राएं, जिन वर्णों में मात्रा आती है, जिन शब्दों में मात्रा लगाते हैं, उनमें हम अनुस्वार का यूज प्रयोग करते हैं। और विसर्ग का मैंने आपको बताया कि स्वर के बाद इनका प्रयोग करते हैं विसर्ग का, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्यंजन, जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन और नासिक व्यंजन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें देखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वर्गीय व्यंजन, उनकी संख्या कितनी होती है, आपको मैंने बताया 25 वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और वो कौन कौन सी होती है आपकी, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊंगा इसमें नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो आपके होते हैं चार। चार कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज और झ। और इनमें से आपके जो पंचम वर्ग के जो वर्ण होते हैं, जो पंचम वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं, नासिक्य। नासिक्य व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या आपकी 5 होती है, ण, य, ड़, न और म। ये आपके नासिक व्यंजन होती है। जो मुख से हवा निकलती है उसे हम निरुनासिक बोलते हैं, और मुख और नाक दोनों से निकले उसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जो जीव की को स्पर्श करते हुए, संघर्ष करते हुए जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो हमारे जीव से कहीं ना कहीं स्पर्श होके जो शब्द बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन आपके मैं बता दूं 16 होते हैं। और 16 कौन कौन से होते हैं, आपका होता है एक तो क, ख, ग, घ, ट, च, छ, ज, झ। ये आपके हो गए स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन आपके क, ख, ग, घ और ट, ठ, ड, ढ, ट, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। ये आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या टोटल 16 होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे भी लगा रखा है कि वर्गीय व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो 25 होती है। और 25 को हम किस प्रकार विभाजन करेंगे, वो करेंगे आपके 16, 4 और 5। 16 आपके स्पर्शी व्यंजन और 4 मैंने बताया च, छ, ज, झ आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और 5 होते हैं आपके नासिक के व्यंजन, जो मैंने अभी बताया ण, य, र, न और म। ये आपके वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या और विभाजन बताया। अब इसमें आपका आता है सबसे पहले आपका आता है एक अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं वो देखिए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल, व। य, र, ल, व। य, र, ल, व में आपने देखा होगा कि य और व, यह व आपके अर्ध स्वर भी इन्हें कहा जाता है। यह व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यह व आपके अर्ध स्वर भी होते हैं। अर्ध स्वर कैसे होते हैं वो देखिए। जैसे मैंने उदाहरण लिया है आपके कोआ। क्या लिया है मैंने,
कोआ। अगर मैं कोआ को कोवा भी लिखूं तो क्या ये गलत हो सकता है? कोआ को कोआ कोआ लिख सकता हूं, तो ये क्या हुआ? अ की जगह क्या हो गया? व। अ की जगह क्या हो गया? व। स्वर। आ आपका क्या है यहाँ पे? स्वर। और वह क्या आपका यहाँ पे? व्यंजन। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर कोआ को हम कोआ भी लिख सकते हैं, तो आपका ये भी शुद्ध है और ये भी आपका, दोनों ही शब्द आपके शुद्ध माने जाएंगे। इस प्रकार में और भी उदाहरण, जैसे आपने लिया महिलाएं, तो महिलाएं और महिलाएं, ये एक ही जगह क्या हो गया? ये एक ही जगह य। महिलाएं महिलाएं दोनों ही शब्द आपके शुद्ध हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण आता है आपका आइए। आइए ए, और इसको हम लग सकते हैं ये। आइए, दोनों ही शब्द आपके शुद्ध हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनमें य व आपके अर्ध स्वर होते हैं। अब रहता है आपका र और ल। य और व आपके अर्ध स्वर, और र और र और ल। र आपका होता है, आपने देखा और आप र बोलते हैं थोड़ा कंपन होता है र को बोलने में, तो इसलिए हम इसको प्रकंपित या लुंठन या लुंठित व्यंजन भी इनको बोलते हैं। किसको? र को, क्योंकि हम इसको बोलते हैं थोड़ा कंपन होता है र, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, जो लुंठन कहा जाता है। ल आपका होता है पार्श्विक व्यंजन। ल को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन यह आपको बता दें कि इनको अर्ध स्वर, इनको बोले जो भोलानाथ तिवारी थे एक डॉक्टर, उन्होंने क्या बोला है कि इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा है। किसको? य और व का जो अर्ध स्वर हैं, इनको भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा है। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ऊष्मीय व्यंजन में आपका जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमको जोर से सांस खींचनी पड़ती है, या हम बोलने में जो इसमें हमारी गर्म सांस निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। जैसे स ह, आप बोल के देखिए स ह, तो आपके मुख से क्या निकलेगी? एक जोर से श्वास निकलेगी, जैसे जो एक गर्म श्वास की तरह वो निकलेगी, थोड़ी सी गर्म उसकी जो वायु है वो लगेगी आपको। जो आपके स और ह होते हैं, इन्हें आप ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं, जिनमें जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है। और लास्ट आपका आता है इसमें आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? आगत स्वर होता है जो अंग्रेजी शब्द होते हैं उनको हिंदी में जो लिखा जाता है, अंग्रेजी शब्दों को जो हिंदी में लिखा जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। जैसे हॉस्टल है आपका, हॉस्टल को हमने हिंदी में हॉस्टल ही लिखा गया, हिंदी में क्या लिखा हमने? हॉस्टल को हॉस्टल। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को हमने लिखा हॉस्पिटल। कॉलेज है, कॉलेज को हिंदी में हमने ये लिख दिया, नॉलेज को हिंदी में ये लिख दिया। कॉफी है, कॉफी को हिंदी में ये लिख दिया। ऑपरेशन को लिख दिया। यानी कि अंग्रेजी के शब्दों में हिंदी शब्द, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी शब्दों में लिखा जाए, वही हमारे क्या होते हैं? आगत स्वर होते हैं। तो आपकी ये क्लास आपको मैंने बताया, इस वीडियो में बताया मैंने आपको अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में, और जो हमारे क्या होते हैं, जो चंद्रबिंदु, विसर्ग और अनुस्वार, इन्हें क्या बोलते हैं हम? परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।